दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह निनवाल। दोस्तों हर साल 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों दुनिया में व्याप्त जानलेवा और खतरनाक रोगों में कैंसर का नाम भी शामिल है। बता दें कि कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। चिंता की बात यह नहीं है, चिंता की बात यह है कि यह शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बड़ी आसानी से फैल सकता है। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष कैंसर के 7 लाख से अधिक नए मामले पाए जाते हैं और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या 5,56,400 तक है, यानी कि यह एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर कैंसर से हमें जीतना है तो ये तभी हो सकता है जब हम जागरूक हों, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि संजय दत्त, युवराज सिंह जैसे लोग कैंसर से लड़े हैं और जीते हैं, यानी कि अब कैंसर से लड़ाई और उससे जीत संभव है। बस इतना है कि हम कैंसर के प्रति जागरूक हों, वक्त पर हॉस्पिटल जाएं और अपना इलाज करवाएं। दोस्तों आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर अपने श्रोताओं के बीच जन जागरूकता लाने के लिए हमने गोवर्धन तिवारी हॉस्पिटल अल्मोड़ा के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह से हम कैंसर से बच सकते हैं या कैंसर का इलाज करवा सकते हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं डॉक्टर राहुल के पास। सर नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। धन्यवाद सर। आज विश्व कैंसर दिवस है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा या कहें कि घातक बीमारी है। लोग इसे एक लाइलाज बीमारी के तौर पर जानते हैं। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसे बताना हो कि आपको कैंसर है तो वह व्यक्ति घबराए नहीं, और आप उसे किस तरह से बताते हैं कि आपको कैंसर जैसी कोई खतरनाक बीमारी है ये बताने के लिए? देखिए ऐसा है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग घबरा जाते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है कैंसर अब। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिनका पूरी तरीके से इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए इनिशियल स्टेज में उन बीमारी को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो वो तभी हो सकता है जब हम इस बीमारी के बारे में बात करें और लोग हमारे पास आने से घबराएं ना। तो सर कई बार आप जब पेशेंट को बताते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप अपने अनुभव से अगर हमें बताना चाहें? देखिए पहली बात तो ऐसा है कि पहले डायग्नोज करने में ही 3-4 स्टेप है पेशेंट को, और जब डायग्नोसिस हो जाती है और मान लीजिए कि उसकी स्टेज जो है थोड़ी आगे की है, जिसको आप जिस टर्म को यूज कर रहे हैं लाइलाज जैसा, वैसे हमारे हिसाब से कोई टर्म होता नहीं है, तो वहां पर भी जब पेशेंट पहुंच जाता है उस स्टेज में भी, तो बताने का तरीका होता है जो स्टेप वाइज हम बताते हैं पेशेंट को कि जो ब्रेकिंग बैड न्यूज जिसको कहा जाता है, पेशेंट अंग्रेजी के शब्दों में बोला जाए तो, उसका भी स्टेप है बताने का। तो वो जब पेशेंट खुद से चाहता है कि वो जानना चाहता है बीमारी के बारे में, वो किस स्टेज पे है, क्या है, वो हम स्टेप वाइज उसको उस हिसाब से बताते हैं। कभी भी हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है, हम ऐसा नहीं उसको करते हैं कि बिल्कुल नहीं जी आपको कैंसर हो गया है, अब आप नहीं बचेंगे, और ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जहां से हम पेशेंट की हेल्प ना कर सके। अगर वो कैंसर 4th स्टेज पर भी है तो हम पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन की जो क्वालिटी है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो बीमारी का जो सिम्टम्स है काफी हद तक हम उसको भी कम कर सकते हैं दवाओं से। तो सर जैसे कि मेरे शब्दों में भी ये निकल के आया कि अभी समझ में आ रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों तक उतनी जानकारियां नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर होता क्या है? देखिए अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे कैंसर के, तो जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की जो बीमारी होती है उसको हम कैंसर कहते हैं। कोशिका मतलब सेल्स। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में है, सेल्स अपने तरीके से नियंत्रित तरीके से बढ़ रही हैं, विभाजित हो रही हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका डेथ भी होता है, और वो जब डेथ हो जाती है तो वो जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, उनके जो स्वस्थ कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती हैं। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। कैंसर में जो कोशिकाएं हैं वो असामान्य तरीके से बढ़ती रहती हैं, तो वो एक रूप लेता है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज है जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो वो इसका हिंदी में डेफिनेशन यही है।
कोशिकाओं के असामान्य तरीके से बढ़ने को ही हम कैंसर कहते हैं। व्यक्ति कैसे समझे कि उसको कुछ कैंसर के लक्षण आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास मैंने बोला जैसे ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर किसी एक ऑर्गन का नहीं होता है। कैंसर महिलाओं में, पुरुषों में लंग कैंसर, ब्रेस्ट स्तन कैंसर, कोलन रेक्टम कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्लड कार्सिनोमा, बहुत तरीके का कैंसर है और हर चीज का, हर कैंसर के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जब पेशेंट इनिशियल स्टेज में होता है तो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए वो गांव दूर दराज में भी है, उसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक सी खांसी ही हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है या बलगम आ रहा है बहुत दिनों से, तो वो एक जांच करवाने जाता है अपने आसपास के पीएचसी के अस्पताल में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें जाता है। और जब जाता है तो वो जांचें करवाता है, और जब जांचों में एक्सरे होता है या फिर सीटी स्कैन होता है, फिर आगे उस अगर लगता है कि नहीं जी, ये अभी इस एक्सरे में ये नॉर्मल चीज नहीं लग रही है, हमें और भी जांच कराने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स के ही बेसिस पे वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। फिर डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि ये बीमारी कहाँ, किस रूप की बीमारी है, कि ये कहीं जो नॉर्मल खांसी जुकाम की बीमारी है या कहीं ये आगे कैंसर की बीमारी तो नहीं है। अब महिलाओं में ही मान के चलिए कोई स्तन में गांठ है, स्तन में गांठ ऐसा जरूरी नहीं कि वो कैंसर का ही इंडिकेशन है, उसमें बहुत तरीके की गांठें होती हैं, लेकिन अगर गांठ है तो उनको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वो जांच करवानी पड़ेगी उन चीजों की। जांच में ही हमें पता लग पाएगा कि वो कैंसर है या कोई इनिशियल स्टेज की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जो नॉर्मल दवाओं से ही ठीक हो सकती है, एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकती है। तो सर, मैं जब कैंसर के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया और जानने की कोशिश की, तो बहुत जगह ये लिखा गया है कि अगर आप अनियमित तरीके से या आप कहें बहुत तेजी से वेट लॉस कर रहे हैं, आपका वजन घट रहा है, तो भी एक ये लक्षण हो सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अनियमित तरीके से वजन घटना, भूख कम लगना, ये और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे आपने जैसे वजन वाली बात कही, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का अनियमित तरीके से वजन घट रहा है या उसे भूख कम लग रही है, खांसी बलगम आ रहा है, या फिर लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते खून आ रहा हो, या जलन हो रही है, या कोई मांस पता लग रहा है, या फिर स्तन में कोई गांठ पता लग रही है, तो या खांसी बलगम में खून आ रहा है, तो या खून की उल्टी हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक से सिम्टम है। कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहे हैं, लोग जो है आसपास के मेडिकल स्टोर से ही दवा लेते रहते हैं, महीनों हो जाते हैं, फिर वो एक ऐसा रूप पकड़ लेता है कि ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि ऑपरेशन या किसी इलाज के लायक नहीं होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर पेशेंट बहुत खुद भी जागरूक होकर अपनी कोई भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो उसकी जांच करवाने जाए, और जांच में हम उसको बड़ी स्टार्टिंग में भी उसे डायग्नोज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। जी। लेकिन जी कैंसर की जब हम बात करते हैं, इसमें बहुत बार स्टेजेस की बात होती है कि पहले स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है। जी। सर, ये कैंसर के लिए जो स्टेज तय की जाती है, क्या है? अगर इसे आप हमारे श्रोताओं को समझा पाए। देखिए, ऐसा है, जो स्टेजिंग है कहीं ना कहीं वो स्टेजिंग ट्रीटमेंट के लिए बनी है, जी। वो हमारी सुविधा के लिए है। ठीक है, हम कई बार फिल्मों में देखते हैं या नॉर्मल ऐसे ही कोई सीरियल आ रहा है, किसी ने बोल दिया जी स्टेज 4 कैंसर है, तो मतलब बिल्कुल ऐसा है कि नहीं जी अब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि हम आमतौर पे ये वर्ड यूज करते 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 ऐसा हो गया है कि स्टेज 4 का कैंसर है तो ये ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। और जो हमारी स्टेजिंग होती है वो 3-4 चीजों से मिलकर बनती है। जैसे जो ट्यूमर का साइज है, फिर गांठें होती हैं, फिर कहीं वो और तो फैला नहीं है, वो स्टेजिंग इन 3-4 चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। और ये जो स्टेजिंग होती है ये हम ट्रीटमेंट के लिए डिफाइन करते हैं स्टेजिंग। तो पेशेंट कई बार अगर हम उसे बता दें उसको मुंह पे कि नहीं जी आपको स्टेज 4 का कैंसर है, तो वो घबरा जाएगा कि नहीं अब तो ये ठीक ही नहीं हो सकता है। तो स्टेजिंग कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए बना है। पेशेंट को समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, और पेशेंट जब हमारे पास आएगा, अपनी परेशानी बताएगा, हम तभी उस चीज को निवारण कर सकेंगे उस चीज का। सर, आपने बताया कि स्टेज किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं और जी क्यों इम्पोर्टेंट है, जी लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक चीज हम जानना चाहेंगे कि बात आती है उपचार, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अगर जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग डॉक्टर की शरण में होते हैं। तो जी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसका उपचार संभव है, जो हम जी पहले से सोच रहे होते थे कि शायद कैंसर हो चुका है तो अब इलाज संभव ना हो। तो इसके जी। उपचार के बारे में बताएं सर, और हमें भी समझाएं कि एज ए रेडियो पर्सन मैं भी समझना चाहूंगा कि उपचार जी। किस तरह से संभव है और आप किस तरह से इसका उपचार करते हैं।
सबसे पहले बेसिक बात है, मैं उपचार से पहले आपको बोलना चाहूँगा, डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। और डायग्नोज तभी हो सकता है जब पेशेंट अस्पताल जाएगा, चाहे उसे छोटा भी सिम्टम आ रहा हो, उसे जाना है अस्पताल। जहाँ तक आपने इलाज की बात पूछी, इलाज 3 तरीके से होता है इसका, 3 मोडेलिटीज कहते हैं। सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है और रेडिएशन थेरेपी होती है। ये तीनों मिलकर ही, तीनों मोडेलिटीज मिलकर ही एक ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करती हैं। ठीक है, कुछ जो कार्सिनोमा मतलब कैंसर है जो, उनमें सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है, कीमोथेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है, रेडिएशन थेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है। हर कैंसर में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो इनिशियल जैसे कुछ कुछ मुंह के कैंसर हो गए तो उसमें सर्जरी भी रिक्वायर्ड है, पहले सर्जरी होती है, फिर कीमो दिया जाता है, फिर रेडिएशन भी रिक्वायर्ड होता है। जहाँ तक कीमोथेरेपी की बात है, कीमोथेरेपी जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे आपने कभी अस्पताल में देखा होगा, ग्लूकोज की बोतल में कीमो डाल के पेशेंट को दिया जाता है आईवी के थ्रू। कीमोथेरेपी जो होती है वो जो खराब कोशिकाएं हैं उनको मारने का काम करती है। रेडिएशन का भी वही काम होता है। रेडिएशन हाई डोज एक्सरेज होती हैं जिनसे हम जो है इन खराब कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। और सर्जरी आपको पता ही है कि कोई चीज है तो उसको निकालने का काम सर्जरी करती है। तो ये 3 मोडेलिटीज मिलकर ही एक इलाज को पूरा करती हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। सर, लोगों के बीच में ये बातें बहुत घर कर चुकी हैं कि इलाज बहुत महंगा है इस दौर में। तो कैंसर जैसी बीमारी में इलाज कराने के लिए लोगों को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर, अगर आप थोड़ा सा उन्हें गाइड कर पाए। देखिए, ऐसा है, मैं भी आप लोग के बीच में से ही आया हुआ हूँ। मेरी भी फैमिली में कोई पहले डॉक्टर नहीं था। जब मैं डॉक्टर बना तो मुझे ये परेशानियां देख के बड़ा ही लगता था कि लोग उस टाइम काफी परेशान होते भी थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको भी पता है, आयुष्मान योजना है और आयुष्मान योजना के अंडर सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है। 5 लाख तक का पूरा वो कवर दे रहे हैं। और आयुष्मान योजना के अंडर बहुत सारे अस्पताल हैं। खासकर आप उत्तराखंड की अगर बात करें तो सारे ही जो सरकारी अस्पताल हैं सब आयुष्मान का बेनिफिट आपको दे रहे हैं। आयुष्मान के अंडर आपकी सर्जरी भी इंक्लूड होती है, कीमोथेरेपी भी इंक्लूड होती है, रेडिएशन थेरेपी भी इंक्लूड होती है। क्योंकि रेडिएशन थेरेपी भी आपको पता है महंगा इलाज है और कीमोथेरेपी भी महंगा इलाज है, सर्जरी भी महंगा है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं आप आयुष्मान में इसमें प्रॉपर कवर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है लोगों को आयुष्मान के थ्रू। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कैंसर हैं जो बहुत कॉमन हैं और कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा मृत्यु दर देखी जाती है। WHO के अकॉर्डिंग 5-6 कैंसर हैं जो बहुत ही कॉमन है। जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, स्तन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, कोलन, रेक्टम, बड़ी आंत का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गदूद का कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर, ये सारे थोड़े कॉमन कार्सिनोमाज हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन है ये। और किन कैंसर की वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा है जिन्हें हम समझें। जी, अगर मृत्यु दर के हिसाब से देखा जाएगा तो लंग कार्सिनोमा से सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो सर, तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे श्रोताओं को बता पाएं। देखिए, तंबाकू सेवन स्टडी है ये प्रॉपर कि तंबाकू सेवन से डायरेक्ट मतलब कार्सिनोमा का कॉज है वो। तंबाकू सेवन हो गया, वो किसी रूप में भी आप ले रहे हैं, तंबाकू चबाना हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, वो तो लंग कार्सिनोमा में आपको काफी परेशान करता है। तो तंबाकू आप किसी भी तरीके से ले रहे हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी आजकल लोगों की इतनी खराब हो गई है। जो आपने तंबाकू की बात की, मैं लाइफस्टाइल को भी इंक्लूड करना चाहूंगा इस चीज में। जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब लोग बैठक बहुत ज्यादा रह गए हैं, सुबह वॉक नहीं करते हैं, वजन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपका इन सब तकलीफ की तरफ बढ़ाती है आपको, तो उससे भी बचे। तो सर, बहुत सारी चीजें मैंने कैंसर से जुड़े और इन विषयों पर जानने की कोशिश की, लेकिन आप अल्मोड़ा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए आपका हॉस्पिटल किस तरह से लोगों को मदद कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं पहला हूँ जो मेरी पोस्टिंग हुई है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में। तो बहुत ही बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे भी, फ्रॉम द स्क्रैच।
जी एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने भी ज्वाइन करा है इसी महीने। तो जागरूकता के लिए अभी तो हम मेरा जो प्लान है वो आगे कैंप लगाने का है। मैं पहाड़ों में खुद ही जाकर वहाँ पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा। टीम बहुत बड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे लोगों को साथ में लाएंगे। और दूसरा ये है कि कुछ अभी एक आपका माध्यम हो गया और इससे पहले कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों को पता लगा है, तो ओपीडी में मेरे पास अभी पेशेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। सर, आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुझाव या संदेश देना चाहेंगे जिससे कैंसर के प्रति उनके अंदर जागरूकता बढ़ पाए? सबसे पहली बात तो है कि आप घबराएं मत। अगर आपको कोई लक्षण आने के बाद आपको ये भी कोई बता देता है कि आपको कैंसर है, तो आप जाकर पहले डॉक्टर से बैठकर बात करें, सलाह मशवरा करें और समझें उस बीमारी के बारे में। आज के टाइम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो। घर बैठकर कुछ नहीं होगा। आपको अगर कोई भी जो लक्षण अभी डिस्कस किए, अगर कोई भी लक्षण हो रहे हैं, आप तुरंत जाएं डॉक्टर के पास और जांच करवाएं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि लोग इंडिया में इतने जागरूक हो जाएं, और हो भी गए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों को देखा है, वो आते हैं हमारे पास, तो मुझे खुशी भी मिलती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं, अगर उन्हें मुंह में छाला हो रहा है बहुत दिन से या वजन घट रहा है, वो ऐसी बातें आकर डिस्कस करते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप आकर डिस्कस करें। और मैं तो सिर्फ एक चीज़ का संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं और बात करें उनसे। डॉक्टर राहुल, आपने बहुत कीमती समय देने के साथ ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे रेडियो श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।